Hello and namaste everyone. So in today's video going to discuss about dissolution of partnership firm जिसके अंदर हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट कॉन्सेप्ट्स आपके मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. चलिए तो स्टार्ट करते हैं dissolution of partnership firm. एंड बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा कि जब पार्टनरशिप के अंदर जैसे कोई नए पार्टनर्स ऐड होते हैं या डेथ हो जाती है किसी की या कोई रिटायर हो जाता है तो जो फर्म होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा से बनती है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो फर्म है वही डिसॉल्व करनी पड़ जाती है. ठीक है, दैट द इन सच अ सिचुएशन कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, जैसे एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, डेथ में पढ़ा, और फर्म फिर भी चलती रहती है सेम नेम पर. लेकिन इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहते, क्योंकि फर्म तो अभी भी कंटिन्यू कर रही है. अब जो सेक्शन 39 है, ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि सेक्शन से रिलेटेड जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, मतलब अगर फर्म के सभी पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप को खत्म कर दे तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे. यानी कि ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि रिलेशनशिप जो है अगर कुछ पार्टनर्स के बीच में टूटता है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन अगर सभी पार्टनर्स के बीच में टूट जाता है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. ठीक है, तो अगर सभी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. और उससे तो पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है. यानी कि बिल्कुल आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा, वाउंड अप करना पड़ेगा, एसेट्स को खत्म करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, और सारे क्लेम्स जो है वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे. नाउ इफ वी विल डिस्कस अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये हमने पढ़ा जैसे कि चैप्टर नंबर 2 होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जैसे मान लो ए और बी थे, पहले 1:1 में कर रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब जो शेयर है वो चेंज कर लेते हैं, 2:1 कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. कोई नया पार्टनर आ गया तो उसे भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है, सिमिलरली एक सेकेंड, हाँ, ये जो बुक है ना, ये एनसीईआरटी बुक है, जैसे कि इजीली अवेलेबल नेट पर, आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो अगर कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है तो उसको भी हाँ, उसे भी हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डेथ हो जाती है तो वो भी इंसॉल्वेंट हो जाता है. मतलब कोई एक पार्टनर से जो है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती. वहीं अगर वेंचर कंप्लीट हो गया, सिमिलरली अगर पीरियड एक्सपायर हो गया और जो पार्टनरशिप थी वो पर्टिकुलर पीरियड ली थी तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किसे कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये है कि कुछ जो है अब बिल्कुल ही, मतलब जो भी फर्म थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और नए सिरे से या तो अब बनाओ या मत ही बनाओ. अब दो तरीके से होती है, या तो कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है या बिना कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है. अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये होता है कि जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नेसेसरली ब्रिंग्स द ये, हाँ ये बात देखो ट्रूथ है. अगर फर्म ही, देखो ये पार्टनर्स थे, मान लो ये ABCD थे, 4 पार्टनर्स है, अब इसके अंदर से D चला गया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो गई, लेकिन क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुई, नहीं हुई. लेकिन मान लो अगर ये पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाए तो ABCD सब डिसॉल्व, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता. ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वुड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स. अब फर्म का जब डिसोल्यूशन होगा तो वो किस तरीके से होगा, एक होगा एग्रीमेंट से, मतलब उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हम जो है अब सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आगे हम फर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या उनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था. कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी कि फर्म को बंद करना ही करना पड़ेगा. क्यों, ऐसा क्या हो गया, मान लो कोई कॉम्पिटेंट ही नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गए, बिजनेस जो है वो इलीगल है, या बिजनेस ऐसे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं जो कि अनलॉफुल हो गया, कोई इवेंट ऐसा हो गया जो कि अनलॉफुल हो गया, या फिर मान लीजिए जो बिजनेस था वो किसी फिक्स टर्म के लिए था, या किसी एक वेंचर के लिए था, या किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई और फर्म डिसॉल्व करने का उन्होंने सोच लिया है, या इंसॉल्वेंट हो गए. ठीक है, तो इन तरीकों से पार्टनरशिप जो फर्म है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है. नोटिस के थ्रू, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप जो थी वो विल
पर थी, मतलब हम लोग कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे थे, अब हमारी इच्छा नहीं है तो नोटिस दिया और फिर डिसॉल्व कर दी। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट भी डिसॉल्व कर देता है जब मान लो पार्टनर्स जो है वो इंसेन हो जाएं, बावले हो जाएं, है ना, या अपना काम ना कर पाए, तो फर्म जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। या कोई मिसकंडक्ट कर दिया, या ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर दिया, या जो पूरा इंटरेस्ट जो था वही थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, या लॉस पे चल रहा है, या कोई और ग्राउंड जो कोर्ट को लगता है कि हाँ ये डिसॉल्व करने के लिए सही है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फर्म टर्मिनेट नहीं होती, लेकिन फर्म के अंदर बिजनेस जो होता है वो बंद हो जाता है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और न्यू बैलेंस फाइंड करते हैं, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं होता, बल्कि एसेट्स बेच दिए जाते हैं और लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, कितनों को एडमिट कर लो, कितनों को रिटायर कर लो, लेकिन फर्म में फर्म जो होती है वो कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो चेंज होता है, और यहाँ पे तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे बुक्स का क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स आगे भी कंटिन्यू हो सकती हैं, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बुक्स पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स जो कि आपके एनसीईआरटी में है, ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा? देखो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए मैं आपको सिंपल सा एक अकाउंट पे चले जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट डेब्ट्स और पब्लिक डेब्ट्स भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ पहले। चलो पहले ये, फिर अपने पास अकाउंट ही आ जाएगा। ये आपको मैं करा ही देती हूँ, है ना, थोड़ा थ्योरी बता देती हूँ, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे। अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, अकाउंट्स वगैरह सेटल करने पड़ेंगे। इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने एसेट्स जो है वो बेच देंगे और जो भी क्लेम्स होंगे वो पे कर देंगे। नाउ सेक्शन 48 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि डिसॉल्यूशन करना है, तो सेक्शन 48 क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, यानी कि मान लो लॉस हो रहा है तो उस लॉस का भुगतान कैसे हो। ठीक है, तो सेक्शन 48 क्या कहता है? अभी हमने ऊपर सेक्शन 39 पढ़ा था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में सेक्शन 39 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेक्शन 48 ये कहता है, मान लीजिए लॉस चल रहा है, कैसे पे करोगे? सबसे पहले आप प्रॉफिट से पे करो। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम पड़ गया, पार्टनर्स की कैपिटल से पे करो। पार्टनर्स की कैपिटल भी पूरी कर ली तो अब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा लेकर आएंगे। तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। एसेट्स का एप्लीकेशन, जितने भी एसेट्स हैं या कोई पैसा पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया था टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो वो कैसे यूज होगा? फर्म के डेप्ट पे करिए। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली, अगर किसी पार्टनर का कोई पैसा बनता है, ठीक है, तो वो उसको पे करो, पार्टनर्स को पे करो। अगर कोई कैपिटल के अंदर ड्यू पैसा है और अगर बचता है फिर पैसा, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा जो होगा वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। ठीक है, एसेट्स बेच के अगर कोई पैसा आया है तो सबसे पहले उससे लायबिलिटीज पे की जाएंगी। सबसे पहले उससे लायबिलिटीज पे की जाएंगी, जैसे कि क्रेडिटर्स को पैसा पे करेंगे, लोन्स को, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनका ज़्यादा प्रेफरेंस होता है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन्स, और फिर जो बैलेंस होता है वो लोन्स के थ्रू भी पे किया जाता है और प्रोपोर्शनेटली पे किया जाता है। और फिर अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर सेटल हो जाती है, और फिर जो सरप्लस बचता है वो पार्टनर्स ले जाते हैं। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक आता है प्राइवेट डेब्ट्स और एक आता है फर्म डेब्ट्स। इसके अंदर सेक्शन लगता है 49। सेक्शन 49 क्या कहता है? सेक्शन 49 ये कहता है कि अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो वो सबसे पहले यूज की जाएगी डेब्ट्स को पे करने में। अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स ले जाएंगे अपने अपने क्लेम्स के अकॉर्डिंग, जो कि उनकी प्राइवेट लायबिलिटीज को भी वो यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले प्राइवेट डेब्ट्स के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट डेब्ट्स के लिए, फिर भी मान लो पैसे बच जाते हैं तो फिर वो फर्म के डेब्ट्स के लिए यूज की जाएगी अगर फर्म की लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है। तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले वो फर्म के डेब्ट्स, और प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट डेब्ट्स। पैसा बचेगा तो फिर आगे यूज हो जाएगा। ये नोट किया जाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनर की, उसकी वाइफ और उसके बच्चों की प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आती। अगर एसेट्स एडिक्वेट नहीं है तो पार्टनर्स जो हैं वो अपना नेट प्राइवेट एसेट्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करें, यानी कि प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लायबिलिटीज को सॉल्व करके फिर वो पे करें पैसे को। एक ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा केस था? गार्नर वर्सेस मोरे का केस था, है ना, जो कि ये कहता है
गार्नर वर्सेस मुरे का जो केस है वो ये कहता है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे, मान लीजिए कोई पार्टनर है उनका तो दिवालिया निकल गया और कुछ सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, देन दे हैव टू बियर, ये इसका मेन आंसर है, दैट दे हैव टू बियर लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। हाउएवर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम इस 12th क्लास में नहीं सीखते हैं, लेकिन अगर कोई भी कैपिटल लॉस हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है। सभी एसेट्स, आप देखो बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज यहां लिखी जाती हैं, एसेट्स यहां लिखे जाते हैं। अब आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो ये एसेट्स इधर ट्रांसफर कर दो, लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर कर दो। ये देखो सभी एसेट्स इधर आ गए, सभी लायबिलिटीज इधर आ गई। इसके अंदर कैश बैंक बैलेंस नहीं आते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं आते, ये कुछ चीजें होती हैं नहीं आती। अब इसके बाद आपने ये सभी यहां पे लिख दिया है ना, सभी ये एसेट्स यहां पर लिख दिए और सभी लायबिलिटीज आपने यहां पर लिख दी। ठीक है, ये देखो ये आपने सभी एसेट्स लिख दिए, इंटेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लोन किसी को देना इज ऑल्सो एसेट्स, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ये दूसरा वाला कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं है। कोई लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजंस है, ये आपने पहले एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब जब आप एसेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, आप लायबिलिटीज पे करोगे पैसा जाएगा डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे करोगे पैसा जाएगा डेबिट साइड। इसके बाद कोई पार्टनर अगर एसेट्स ले जाता है क्रेडिट साइड, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले जाता है तो डेबिट साइड, फिर इस साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, पीडीएफ में टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी, इन्हीं से क्वेश्चंस जो होंगे वो बनेंगे। एनसीईआरटी पर ही फोकस रखें। चलिए, तो यही था हमारा फाइनली जो डिसॉल्यूशन था। बाकी मैं देख लेती हूँ अगर कुछ और भी इसके अंदर। न्यूमेरिकल्स तो 6 मार्क्स वाले नहीं आएंगे, 1 मार्क्स वाले आएंगे। जर्नल एंट्रीज, आपको अकाउंट समझ में आ गया तो जर्नल एंट्रीज ईजिली हो जाती हैं। जर्नल एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो पॉइंट है वो वाला मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये वाला पॉइंट है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, ठीक है, खर्चे पे किए जाएंगे, डेबिट साइड आएगा। अगर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और फर्म उन्हें पे करती है तो देयर वुड बी एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि इन एक्सपेंसेस को मैं पे करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू बैंक ना लिख के टू पार्टनर का नेम लिख देते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म पे करेगी तो टू बैंक लिखा जाएगा। ठीक है, इफ पार्टनर व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड, पार्टनर एग्री हो गया कि मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा और अभी जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्म ने पे कर दिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई तो अपनी सिंपल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कि पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा दे। इफ द पार्टनर हिमसेल्फ पे, अगर मान लो उसने जो है मान लो खुद से ही पे कर दिया, पैसे जो है वो खुद, यहाँ पे क्या है उसने कहा कि मैं पे कर दूंगा लेकिन अभी फर्म ने पे कर दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम करेंगे अगर एक्सपेंसेस बैंक ने पे किए। लेकिन अगर पार्टनर ने अपने आप पैसे पे कर दिए तो यहाँ पे किसी भी एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम ये सोचते हैं कि एक्सपेंसेस पार्टनर पे करेगा हु हैज एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस। लेकिन इस केस में फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन सच पार्टनर हु एग्रीज टू टेक, अच्छा कुछ होते हैं कि हम पार्टनर्स को बोलते हैं कि भाई आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो ये वाली एंट्री मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि अगर एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फर्म ने पे कर दिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर ने अपने आप पे कर दिया है, एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं हिमसेल्फ, तो कोई भी एंट्री की जरूरत नहीं होती है। अगर हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेसिक एंट्रीज हैं ये, 11th की बेसिक एंट्रीज है। लॉस की अपनी एंट्री हो चुकी है ना। अगर कोई लोन जो है वो दिया जाता है फॉर सेटलमेंट ऑफ अ लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, लोन जो है वो देना है तो बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो बैंक टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। रिजर्व्स जो होते हैं वो पार्टनर्स में बढ़ते हैं तो रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कोई एसेट्स लेके चले जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। और अगर लोन जो है वो पे कर दिया जाता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है, तो ये अपने पास नॉर्मल एंट्रीज थी। ठीक है, इनको एक बार आप डाउनलोड करके या तो आप पीडीएफ निकलवा लें, है ना, उससे आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। इन सब में बेसिक्स काम आता है ना, बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स आप ये अब जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप करके देख सकते हो। जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। डू इट योर सेल्फ आप करके देख सकते हो कि जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, एनसीईआरटी ही रामबाण है। एनसीईआरटी जो होता है वो आरबीएससी में भी चलता है, सीबीएसई में भी चलता है। और ये तो हम आरबीएससी के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब तो सीबीएसई में नहीं लगेगी, आरबीएससी में लगेगी। तो आरबीएससी एनसीईआरटी फॉलो करता है। चलिए, तो यही था अपना डिसोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू।